नमस्कार दोस्तों, द लीगल लॉजिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के रिश्ते को समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को फॉलो कर रही थी ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके और डेवलपमेंट हो सके। लेकिन फिर जब पार्लियामेंट ने अपने पावर को एक्सटेंड किया तो गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। और फिर 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के पार्लियामेंट ने यह दिखा दिया कि पावर उसी के पास है। 1971 के बाद पावर क्लैश अपने सारी हदों को पार कर देता है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल लिमिट को कौन डिसाइड करेगा, और इसी सवाल का जवाब मिलता है हमें केशवानंदन भारती के केस में। केरला का एक मठ था एड्रीन मठ, और उसके मठाधीश थे केशवानंदन भारती। लैंड रिफॉर्म एक्ट ने उनके प्रॉपर्टी को अफेक्ट किया और उन्होंने इसको चैलेंज किया। उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये केस हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ जाएगा। सवाल यह था, क्या आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देता है? कोर्ट ने मेजोरिटी से कहा, अमेंडमेंट का मतलब यह नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए। पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छू भी नहीं सकती। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पावर तो है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो लेकिन उसकी आइडेंटिटी को नहीं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कल को कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू हटा दिया, डेमोक्रेसी हटा दी। कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर वही डॉक्ट्रिन है जिसके आगे पार्लियामेंट की पावर रुक जाती है। 1971 के इलेक्शन में रायबरेली से इंदिरा गांधी थी, उनके सामने थे राजनारायण। अब राजनारायण ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है चुनाव के लिए, और इसी आधार पे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सवाल यह था, क्या कैंडिडेट ने सेक्शन 121(7) के तहत गवर्नमेंट सर्वेंट की सहायता ली है? कोर्ट ने पाया गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनकी सहायता के लिए। इसके अलावा स्टेट मशीनरी का उपयोग किया गया इलेक्शन रैली के लिए, और इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने इसे करप्ट प्रैक्टिस मानकर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आपने अपने पावर का मिसयूज किया अपने चुनाव के लिए, और कोर्ट ने इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ से समस्या की शुरुआत हुई। यह फैसला उस समय के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था, और जब जुडिशियल पावर सत्ता को डायरेक्टली हिट करती है तो पलटवार होना तय हो जाता है। राजनारायण के जजमेंट के बाद स्थिति बहुत असामान्य हो गई। पॉलिटिकल प्रेशर था इंदिरा गांधी पे, और फिर 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई। इसके बाद आर्टिकल 359 के थ्रू फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया गया। इसी दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का एक्सटेंसिव यूज हुआ और एग्जीक्यूटिव पावर का स्कोप काफी बढ़ गया। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह लोगों को बिना रीजन डिटेन किया जा रहा था, और जो भी गवर्नमेंट का विरोध करता था उसको उठा के जेल डाल दिया जाता था। भारत को हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय भारत ने तानाशाही महसूस की। यहाँ तक कि लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी तक करा दी गई। और यहाँ एक बात समझ में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन होना और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना, दोनों में बहुत अंतर है। इमरजेंसी लगी हुई थी, लोग बहुत परेशान थे, ऐसे में वो कोर्ट के पास जाते हैं। केस का नाम था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सवाल यह था कि क्या आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के सस्पेंशन के बाद डिटेन्यूज हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकते हैं? मेजॉरिटी ने इसे डिनाई किया, और यही वजह है कि एडीएम जबलपुर केस को जुडिशरी का डार्केस्ट चैप्टर कहा जाता है। उस दिन इस देश के लोगों को भी समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेअसर रहेगा तो कोर्ट एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाएगी। एक तरफ इमरजेंसी के दौरान पावर सेंट्रलाइज्ड हो गया था, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को ही बदल दिया। 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 31C का स्कोप बढ़ाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता दी गई। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट पावर को एक्सपेंड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश की गई। अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रही थी, खुद को उस लेवल पे ले जा रही थी जहां कोर्ट उसको चेक ही ना कर पाए। वो समय था जब पावर अपने पीक पे था और कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे कर दिया गया था। इमरजेंसी और 42nd अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट अपने पावर को लगभग अनलिमिटेड कर चुकी थी। अब कोर्ट को यह देखना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए कैसे, और मिनर्वा मिल के केस से कोर्ट वापस कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंफोर्स कराने में लग गई। सवाल यह था, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत अपनी अमेंडिंग पावर को अनलिमिटेड बना सकती है? कोर्ट ने कहा, लिमिटेड अमेंडिंग पावर और जुडिशियल रिव्यू दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए 42nd अमेंडमेंट के प्रोविजन जो अमेंडमेंट पावर को अनलिमिटेड बनाने का प्रयास करते थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कोर्ट का कहना साफ था, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगी। यह ईगो क्लैश नहीं था, वापस कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर में लाने का एक प्रयास था। इमरजेंसी और 42nd अमेंडमेंट के बाद बड़ा सवाल यह था कि क्या पार्लियामेंट प्रोसीजर के नाम पे किसी की भी लिबर्टी ले सकती है, और यही सवाल उठा मेनका गांधी के केस में।
मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया था नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, लेकिन कोई वैलिड रीजन नहीं दिया गया था। सवाल यह था, पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 10(3)(c) के तहत पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर पासपोर्ट इंपाउंड करना आर्टिकल 21 के अनुरूप है। क्या प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कोई भी प्रोसीजर हो सकता है? और क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जा सकता है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमें सिर्फ 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे, लेकिन मेनका गांधी के केस के बाद आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन इतना एक्सपेंड हो गया कि हमें 30 से ज्यादा फंडामेंटल राइट सिर्फ आर्टिकल 21 से मिले। AK गोपालन केस याद करिए, वहां पे AK गोपालन का आर्गुमेंट था आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। तब कोर्ट ने नहीं माना था, लेकिन इस केस में माना, क्योंकि कोर्ट को अब समझ में आ गया था कि समय आ गया है लोगों की लिबर्टी को एक नई दिशा देने का, और यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म अपने पीक पर दिखने लगती है। कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 और 21 को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया, जिससे अब प्रोसीजर के होने से मतलब नहीं था, प्रोसीजर को जस्ट, रीजनेबल और फेयर होना पड़ेगा। सिर्फ कोर्ट को ही नहीं, अब गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि पावर का मिसयूज कितना डेंजरस है, और तब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोटेक्शन दी जा सके, ताकि दोबारा इस देश में कोई अपनी ताकत को दिखाने के लिए इतना अस्त्र विहीन न हो जाए जैसा इमरजेंसी में देखा गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंशन से बाहर रखा गया। इस प्रकार इमरजेंसी पावर्स के मिसयूज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को स्ट्रेंथन किया गया। इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि अब इसके बाद इमरजेंसी इतनी आसानी से नहीं लगेगी, और अगर लगती भी है तो पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ से आर्टिकल 21 का रियल ग्राउंड इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है लोकस स्टेंडाई का, जो लोग कोर्ट नहीं आ सकते उनके राइट्स का क्या? क्योंकि इस देश में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो अपने राइट की मांग तक नहीं कर पाते हैं, उनके राइट को कौन इन्फोर्स कराएगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उनके लिए है जो कोर्ट तक पहुंच सकते हैं? और फिर इस केस से PIL का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हम बात कर रहे हैं हुस्नैरा खातून केस की। सवाल यह था, ट्रायल में डिले पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। कोर्ट ने माना स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट है। बिना ट्रायल के प्रोलॉन्ग डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिहार में बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो अपनी सजा से ज्यादा जेल में रह चुके थे। यह बात न्यूज़पेपर में छपी और किसी एडवोकेट ने इसको चैलेंज किया। कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और हजारों की तादाद में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिहा किया गया। मेनका गांधी से जो मैकेनिज्म बना, कोर्ट उसे ग्राउंड लेवल पे अप्लाई कर रही। PIL का कॉन्सेप्ट शुरू तो हुआ था हुस्नैरा खातून से, लेकिन उसे प्रॉपर रिकॉग्निशन मिली SP गुप्ता के केस में। कोर्ट ने लोकस स्टेंडाई का लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया। अब कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में कोर्ट अप्रोच कर सकता है। जो सदियों से गूंगे थे, कोर्ट अब उनकी आवाज बनने लगा। और अब यहाँ से आगे एक बड़ा सवाल आता है रिजर्वेशन का। क्या स्टेट इक्वालिटी के नाम पर रिजर्वेशन दे सकता है, और अगर दे सकता है तो उसकी लिमिट क्या होगी? ये सवाल पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास इंदिरा साहनी के केस में। सवाल यह था कि क्या OBC रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया, लेकिन क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन और 50% सीलिंग जैसे लिमिटेशन भी तय किए। ये केस इक्वालिटी और रिजर्वेशन के बीच एक बैलेंस सेट करता है, लेकिन इस पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर एक ऐसा इशू सामने आता है जो बहुत समय से चल रहा था, कोर्ट की उस पर नजर भी थी, लेकिन उसे वजह नहीं मिल रहा था। पार्लियामेंट ने एक तरीका निकाल लिया था कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट को हिट करे उसे 9th शेड्यूल में डाल दो। यानी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बाईपास सेट किया गया था जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए। और इसी इशू को लेके आता है IR कोहलो केस। सवाल यह था, 9th शेड्यूल में डाले गए लॉ जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर रहे। कोर्ट ने होल्ड किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के अधीन होंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक रियल प्रोटेक्शन बन गया था। फिर सवाल ये उठने लगा कि क्या जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इसी सवाल पर आता है ये केस। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया NJAC सिस्टम जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने होल्ड किया जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए NJAC और 19th अमेंडमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए हैं। कोर्ट के सामने सीधा सवाल था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव का इसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस खत्म हो जाएगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन सवाल ये था, अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो क्या जुडिशरी करेगी? और जब वो ऐसा कर रही होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है या उस ऑर्गन को रिप्लेस करती है? और यही सवाल इस केस में था। सवाल यह था कि आर्टिकल 324(2) में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है, तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम अरेंजमेंट के रूप में कमेटी प्रिस्क्राइब की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करेंगे, जब तक पार्लियामेंट इस विषय पर कानून न बना दे। पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया तो कोर्ट ने एक टेम्पररी सिस्टम बना दिया।
और यहीं से एक नई डिबेट शुरू हो गई कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच की लाइन कहाँ है। भारत का संविधान बनाते समय हमारा उद्देश्य था कि समाज में लोगों को न्याय का अधिकार हो, लोग स्वतंत्र हों, समाज में समानता हो और आपस में भाईचारा हो। क्या वो सपना हम पूरा कर पाए? संविधान तो हमने ऐसा बनाया कि हमारा सपना साकार हो, लेकिन क्या हम उस संविधान की मर्यादा का महत्व रख पाए? हमारे संविधान ने कई दौर देखे। एक समय तो ऐसा भी आया जब लगा कि संविधान कहीं एक किताब बन के ना रह जाए। इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती हैं। कहीं हम जातियों में बटे हैं तो कहीं अलग अलग समुदायों में बटे हैं, कहीं अलग अलग प्रांतों में बटे हैं। ऐसे में ये संविधान ही है जो हमें बांध के रखा हुआ है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ताकत किसके पास है, सवाल ये है कि ताकत का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगले शुक्रवार मिलेंगे रिजर्वेशन के साथ, उसकी भी जड़ों को देखेंगे और समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसे और वीडियोज आपके सामने लाता